लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोरेंसिक साइंस अपने कुछ नियमों, कुछ प्रिंसिपल के साथ बंधी होती है। कोई भी साइंस है उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो उसमें हमने 4 प्रिंसिपल कर लिए थे। आज बाकी के 2 प्रिंसिपल आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि वो फोरेंसिक साइंस में किस तरह से उन प्रिंसिपल्स का महत्व है और कहाँ कहाँ वो काम आते हैं। तो 5वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन फोरेंसिक साइंस। अभी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। अब कॉइन के 2 ही हिस्से होते हैं, या तो उसमें हेड होता है या उसमें टेल होता है। अब आप उस कॉइन को उछालिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब 2 ही चांसेस हैं आने के, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी हमारी? जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 2। और अगर एक इवेंट की बात करें हेड आने की, तो हेड आने का एक इवेंट हुआ। इसका मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल ऊपर की तरफ आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट, कि किसी एक इवेंट होने के कितने चांसेस हैं। इसी तरह से इस प्रोबेबिलिटी को जब हम फोरेंसिक साइंस में देखते हैं, तो मान लीजिए इसको इस एग्जांपल से समझिए कि हम एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, और हमने क्या किया कि हमने एक सैंपल इकट्ठा किया किसी साइट से। और मान लीजिए कि वो जो साइट है वहाँ से मैंने जो सैंपल इकट्ठा किया वो डीएनए है। डीएनए की फॉर्म में मैंने सैंपल इकट्ठा कर लिया। अब इस डीएनए एविडेंस को जो हमने कलेक्ट किया है, इससे ट्रुथ बाहर आने के, सस्पेक्ट के साथ लिंक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी। देखिए कैसे हो सकता है कि वो डीएनए जो हमने क्राइम सीन से कलेक्ट किया है वो सस्पेक्ट का हो, यानी कि कल्प्रिट का हो सकता है कि वो विक्टिम का हो, ये भी हो सकता है कि वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व था, वो डीएनए उसका हो। इसका मतलब अब जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होगा वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करेगा। वो देखेगा कि इस एविडेंस की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितना हेल्पफुल हो सकता है ट्रुथ को साबित करने के लिए, सस्पेक्ट के साथ जोड़ने के लिए कितना हमारी हेल्प कर सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये सस्पेक्ट का डीएनए है, या ये किसी जिसके ऊपर अपराध हुआ है बेचारे के ऊपर, विक्टिम का डीएनए है, या फिर कोई और अन्य कोई तीसरा व्यक्ति था जो क्राइम सीन पर था, क्या ये उसका डीएनए है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फोरेंसिक साइंस में लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर रॉबरी हुई। अब रॉबरी जब होती है तो या तो उसमें पूरा गैंग आता है, या उसमें 2 या 3 लोग होते हैं। 2 या 3 लोग को हम गैंग नहीं कह सकते, गैंग होता है 10 से 12 लोगों का। तो अब फोरेंसिक साइंटिस्ट एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलता है कि ये जो काम है ये इस गैंग ने किया है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए एक एरिया के अंदर 10 गैंग सक्रिय हैं, हर एक गैंग की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी कि ये गैंग ज़्यादा चांसेस हैं इसके, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये वाला गैंग अब रॉबरी नहीं करता, इसने रॉबरी छोड़ दी है, इसकी कम प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फोरेंसिक साइंटिस्ट की मदद करता है कि वो किस तरह से अपने जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसको सस्पेक्ट के साथ जोड़ना और लिंक बनाना, कल्प्रेट, विक्टिम और सीन ऑफ क्राइम में, उसमें कितनी हमारी हेल्पफुलनेस हो सकती है, उसमें ये हमारी मदद करता है। इसके बाद जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ लिंकेज। लॉ ऑफ लिंकेज सीधा सीधा ये कहता है फैक्ट्स डू नॉट लाई बट पीपल कैन। क्या मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच होता है, वो कभी झूठ नहीं बन सकता। जो जो चीज सच है, जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है, वो सत्य के साथ जुड़ी हुई है, सच वही है। मान लीजिए इसको यूं समझिए, एक क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन पर एक डेड बॉडी है, और उस डेड बॉडी को देखकर
प्राइमा फेसाई मतलब जो पहली बार जो हम देखते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि इसका क्या हुआ होगा, मर्डर हुआ होगा। अपने आईक्यू से, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो साइंटिस्ट होता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट, वो एक अंदाजा लगाता है कि इस बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। तो मान लीजिए वहां पर 3-4 लोग और भी हैं जिन्होंने उस क्राइम को होते हुए देखा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा लेकिन वैसे ही वहां भीड़ बना के खड़े हैं, है ना। तो क्राइम सीन के ऊपर आपने देखा होगा जब भी क्राइम होता है तो और जनता भी वहां देखने आ जाती है कि क्या हुआ। ये नेचुरल क्यूरोसिटी होती है इंसान की। तो अब जब वो क्राइम सीन के ऊपर ऑफिसर है, कुछ देखने वाले लोग हैं जो सीन को देख रहे हैं, तो वो लोग झूठ बोल सकते हैं कि सर इसको चाकू मारा था एक बंदे ने और बंदा मार के भाग गया। लेकिन जब उसके फैक्ट देखेगा जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है, वो देखेगा कि इसकी बॉडी के ऊपर तो कहीं पर चाकू का वार है ही नहीं है। इसका मतलब फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही हैं, फैक्ट्स डू नॉट लाई बट पीपल कैन। वो आदमी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसका क्या मोटिव है, वो क्यों झूठ बोल रहा है, किसी को फंसाना चाहता है। तो इसका मतलब सस्पेक्ट का लिंक करना, प्रिंसिपल यही है, लॉ ऑफ लिंकेज, कि हमने लिंक करना है, हमने जोड़ना है कि जो हमारा सस्पेक्ट है उसका इस सीन के साथ, क्राइम सीन के साथ या इस फैक्ट के साथ कोई लिंकेज बन रहा है, कोई लिंक बन रहा है, वो लिंक हमें जोड़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो लिंकेज है वो भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक लिंकेज होती है डायरेक्ट लिंकेज विद द सस्पेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। आप क्या करेंगे, सबसे जरूरी चीज क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमें एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट हमारी एक ही ड्यूटी है कि हमें किसी तरह से भी फैक्ट को सामने लाना है, जो सच है उसको सामने लाना है और जस्टिस दिलवाना है। जिसने गलत नहीं किया उसको सजा नहीं होनी चाहिए, और जिसने गलत किया है उसी को सजा होनी चाहिए। कि जो आपका विक्टिम है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, कल्प्रिट को सजा होनी चाहिए, उल्टा काम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्राइम सीन, विक्टिम और कल्प्रिट तीनों के बीच में एक इंटरलिंकिंग करनी है। उनको हमने जोड़ के देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। तो वो लिंकेज दो प्रकार से हो सकती है, डायरेक्ट लिंकेज या फिर इनडायरेक्ट लिंकेज। अभी डायरेक्ट लिंकेज का क्या मतलब होता है, देखिए डायरेक्ट लिंकेज की बात जब मैं कर रहा हूं, मान लीजिए एक क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट्स मिल गए, बिल्कुल क्लियर फिंगरप्रिंट्स हैं। अपराधी आया, उसने हाथ पे ग्लव्स नहीं पहने थे, उसने बाय चांस उस रूम के दरवाजे के हैंडल को छुआ, तो हमारे हाथों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में, मैं आपको फिंगरप्रिंट के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, जो भी खाते हैं मिनरल्स आउट आउट हो जाते हैं, उन पोर से बाहर आ जाते हैं थोड़े थोड़े, हमेशा सबके रहते हैं वो। तो जैसे ही वो बंदा उसको टच करेगा अपराधी, तो उस हैंडल के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। कई बार फिंगरप्रिंट्स नजर आ जाते हैं, कई बार फिंगरप्रिंट्स छिपे होते हैं। छिपे हुए फिंगरप्रिंट्स को मैंने कल भी बताया था, लेटेंट फिंगरप्रिंट कहते हैं, जिनको हम किसी भी तरीके से, और बहुत सारे मेथड होते हैं उससे हम उसको देख पाते हैं, उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। और दूसरे प्रिंट होते हैं जो क्लियर नजर आते हैं कि हाँ यहाँ फिंगरप्रिंट नजर आ रहा है। जैसे ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी आता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और स्टील की कोई भी आइटम है, जितना भी सरफेस आपका स्मूथ होगा उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए क्राइम सीन से आपने फिंगरप्रिंट उठा लिया, अब उस फिंगरप्रिंट का सस्पेक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक किया जा सकता है कि ये सस्पेक्ट का है या नहीं। कैसे, मान लीजिए हमें अब हर डिपार्टमेंट, हर एरिया के अंदर, हर रीजन के अंदर मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो होता है, MOB, ठीक है। जैसे हरियाणा में जो मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो है वो करनाल के पास एक जगह है मधुबन पुलिस एकेडमी, उसके अंदर मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो है। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो में हर क्रिमिनल का, जितने भी क्रिमिनल पिछले 20, 25, 30 साल से हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका बायोमेट्रिक डाटा सब रखा जाता है, उनका अपराध करने का तरीका, क्योंकि वो छूट कर जब वापस जाएगा तो हो सकता है अपनी हैबिट ना छोड़ पाए, है ना। एक कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि जो गलत आदतें होती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो हो सकता है कि वो दोबारा चोरी करे। तो अब हमें पता होगा कि ये फलाना फलाना बंदा है,
इसका चोरी करने का तरीका ये है, इसके फिंगरप्रिंट्स ये हैं। मान लीजिए साइट से फिंगरप्रिंट्स मिले तो हम उन फिंगरप्रिंट्स को सस्पेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की हेल्प लेके। हम कह सकते हैं कि आपके पास डेटाबेस है, अब चेक करिए कि ये फिंगरप्रिंट मुझे क्राइम सीन से मिले हैं, और जो आपके पास पूरा डेटाबेस है 20-25 हजार क्रिमिनल्स का, मैच करिए उनमें से तो नहीं है किसी का कि बाय चांस कोई क्रिमिनल पैरोल पर गया हो, जेल से छूट के गया हो या जेल से भागा हुआ हो, क्या उसने तो ये क्राइम नहीं कर दिया? अगर नहीं है तो फिर जो आपके जहां क्राइम हुआ है वहां जो आसपास लोग हैं उनसे पता करके कि किसका इसमें हाथ हो सकता है, आपने किसी को देखा, और या उनके रिश्तेदारों से बातचीत करके आप पता लगा सकते हो। ये भी डिटेल में हम आगे आपको लेक्चर्स में बताएंगे कि कैसे हम क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं और धीरे धीरे हम क्रिमिनल और जो आपका कल्प्रिट और जो आपका विक्टिम और क्राइम सीन, इन तीनों को ज्वाइन करा देते हैं और उनके बीच में एक इंटररिलेशन फाइंड आउट कर देते हैं। तो सस्पेक्ट और फिंगरप्रिंट के बीच में डायरेक्ट लिंकेज है। समझ आ रहा है आपको ये बात? अब आता है इनडायरेक्ट लिंकेज। इनडायरेक्ट लिंकेज कहां हो सकती है? इनडायरेक्ट लिंकेज हो सकती है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, कि एक क्राइम सीन है, वहां पर आपको टायर मार्क्स मिले। हो सकता है कि वो टायर मार्क्स सस्पेक्ट के हों, हो सकता है कि वो टायर मार्क्स सस्पेक्ट के ना हो, तो देयर इज इनडायरेक्ट लिंकिंग। ठीक है, आप डायरेक्ट उस इंसान का कोई फिजिकल मार्क्स नहीं उठा रहे, यानी कि आपने कोई उसका विसरा नहीं उठाया, आपने कोई कल्प्रिट ने वहां पे वॉमिटिंग नहीं की, उसको नहीं उठाया, उसको पैक नहीं किया एज एविडेंस, या उसका पसीना या उसके हेयर सैंपल नहीं मिले आपको। अगर हेयर सैंपल मिलते तो हेयर सैंपल भी सस्पेक्ट के साथ डायरेक्ट लिंकेज होता है, उनका डायरेक्ट लिंक आप कर सकते हो कि हाँ ये इसके हेयर सैंपल हैं। लेकिन टायर मार्क्स मिले तो आपको क्या पता कि वो टायर मार्क्स उसके हैं या कोई और साइकिल चला के वहां से गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टायर मार्क्स, फुट मार्क्स, ये जो है ये इनडायरेक्ट लिंक करते हैं सस्पेक्ट के साथ क्राइम सीन को और सस्पेक्ट के साथ उस एविडेंस को। ठीक है, तो लॉ ऑफ लिंकेज सीधा सीधा ये बताता है हमें कि फैक्ट्स डू नॉट लाई बट पीपल कैन, मीन देयर कैन बी ए लिंकेज बिटवीन द सस्पेक्ट एंड द फिजिकल एविडेंस विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द क्राइम सीन। क्राइम सीन से जो भी मिला वो सच बोलेगा, जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया वो सच ही बोलेगा, लेकिन लोग झूठ बोल सकते हैं। लोग कह सकते हैं नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जो भी उसके क्राइम सीन के आसपास के लोग होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल, आखिरी प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ लिंकेज, जिनका फोरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है।